Good evening, students. I welcome you all to another lecture of lecture on the budget of Jammu and Kashmir, presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो हम इस बजट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एंड ऑब्जेक्टिवली कवर करेंगे, की फिगर्स को, की फैक्ट्स को, एंड क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, तो उस सब को एनालाइज करेंगे सो दैट जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं रिलेटेड टू बजट एंड बजटरी आउटलेज एंड स्कीम्स एंड स्टफ, तो वो उस पर जो है आपका जो है ग्रास्प अच्छी तरह से बना रहे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो जो 2024-25 में बजट आया, एज यू ऑल नो कि रिस्पॉन्सिबल पॉपुलर गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सालों के 2019 के बाद आई है। एंड ये बजट जो था, इसका फोकस जो है वो है ग्रोथ ओरिएंटेशन, कि हम एज अ यूनियन टेरिटरी, एज एन इकोनॉमी कैसे ग्रो करते हैं, अपने सिटीजन्स को कैसे एम्पावर करते हैं, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो यूथ हों, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स हों। हमने किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करनी है, पावर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कवर करके जो है ये एक बजट बनाया गया था। फोकस क्या था? 3 पीस पर फोकस था। पहला पी पीस, दूसरा पी प्रोग्रेस, और तीसरा पी प्रॉस्पेरिटी। और ये सब आपने किस फ्रेमवर्क में करना है, इसको अलाइन कैसे करना है, ये सब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोग जो सपने देखते हैं, लोगों की जो चाह है, जो विशेज हैं, उसके अकॉर्डिंग करना है, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करना है, सोशली इंक्लूजन कैसे प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे इंप्रूव करना है, और गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को कैसे इंप्रूव करना है, ये बजट इन सभी एस्पेक्ट्स को देखता है। तो अगर हम की बजट फिगर्स देखें कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे वो खर्च हो रहा है, तो बजट कहता है कि जो टोटल रिसीट होगी, टोटल रिसीट क्या है, टोटल पैसा जो हमें रिसीव होगा, वो आपका रहेगा ऑलमोस्ट 1,18,728 करोड़। अब इस रिसीट में आपकी रेवेन्यू रिसीट भी रहती है और कैपिटल रिसीट भी रहती है। रेवेन्यू रिसीट में आपके जो गवर्नमेंट टैक्सेस इकट्ठे करती है, जो ग्रांट्स दी जाती हैं गवर्नमेंट को, और जो बाकी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज है वो रहते हैं। कैपिटल रिसीट्स में आपका जो लोन्स हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको जो डिविडेंड्स मिलते हैं, या आप जो एसेट्स अपने बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स जो आपके रहते हैं, कोई ज़मीन बेच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कोई अपनी जो एक गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है उसे आप मोनेटाइज कर रहे हो, तो ये सारे आपकी रिसीट्स में रहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ पर है, गवर्नमेंट कहती है कि जितना हम रिसीव करेंगे उतना ही हम खर्चा करेंगे। सो 1,18,728 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर सेट किया गया है। उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, 80,162 करोड़ का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 38,566 करोड़ का, राइट। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें, तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली है कि आपका जो टोटल आप रेवेन्यू कमा रहे हैं और टोटल जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके बीच का जो आपका शॉर्टफॉल रहेगा, उसके बीच की जो कमी रहेगी, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट का नाम देते हैं, जो आपकी मॉनेटरी जो डिफरेंस रहेगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में, उसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। तो ये सरकार कह रही है कि भाई ये ऑलमोस्ट 20,760 करोड़ होगा, राइट। हमारी एनके सिंह कमेटी थी जिन्होंने फिजिकल डेफिसिट के ऊपर और फिजिकल मैनेजमेंट के ऊपर जो है एक बहुत डीपली स्टडी करके बताया था कि सेंटर में जो फिजिकल डेफिसिट है, हमने कोशिश करना है कि उसको 3% तक लेकर आए, फेज आउट करते करते करते। तो आप मुझे बताएंगे कि स्टेट का फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, व्हाट परसेंट ऑफ द जीडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, तो हमारा वो है 14.64%, यानी जो स्टेट का जो डोमेस्टिक ग्रोथ प्रोडक्ट होगा, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट का होगा, उसमें से 14.64% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोड बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे
लेटर ऑन जाकर आपकी सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो इन्हांस हो सकती है। स्कूल्स बना रहे हैं, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है इन जीएसडीपी, दैट इज 7.5%। तो रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट सोर्स है सेंट्रल ग्रांट का, जहां पे 34% जो है आपको यूनियन गवर्नमेंट जो है ग्रांट देगी। वो ग्रांट में से जो है आप कुछ अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और कुछ अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। कैपिटल रिसीट्स कितनी रहेंगी, यानी जो आपने लोन्स दे रखे हैं या जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या एसेट सेल से आप कितना कमाएंगे, 18% कमाएंगे। स्टेट जो टैक्सेस लीवाई करता है और कलेक्ट करता है उससे आपको 17% मिलेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है, जो सेंटर रन करता है स्कीम्स और उनको स्पॉन्सर करता है और फंड करता है, वो है 12%। एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट्स को बेचने के बाद जो है आप जो कर रहे हैं एसेट रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको, 9%। स्टेट का अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना रहेगा, 8%। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज में से इसे मिलेगा 2%, राइट। सो दिस इज हाउ हमारा की बजट का फिगर है कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स किस हिसाब से होंगे, और जो रेवेन्यू है हमारा वो मेजर पोर्शन कहाँ से आएगा, वो सेंट्रल ग्रांट से आएगा। अब इस बजट के 8 की फोकस एरियाज हैं। कौन कौन से हैं? गुड गवर्नेंस है, आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो आपकी म्यूनिसिपल बॉडीज हैं उन्हें जो है लोकल गवर्नेंस को जो है इन्हांस करना, एम्पावर करना और स्ट्रेंथन करना। एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करना। चौथा है आपका इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए सो दैट एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट हब बनाया जा सके जेएंडके को। एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट करेंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर में हो। टूरिज्म डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, अगर आपको पता हो जेएंडके की इकोनॉमी में 67% कंट्रीब्यूशन जो है वो टूरिज्म का है। पहलगाम के बाद दिस हैज टेकन अ हिट, बट बहुत सारे स्कीम्स एंड पैकेजेस एंड प्रोग्राम्स जो है, इंसेंटिव्स जो है दिए जा रहे हैं कश्मीर के जेएंडके के टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ में हम सोशल इंक्लूजन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करते हैं। एंड साथ ही साथ फिर लास्ट में आता है विमेन एम्पावरमेंट, कैसे औरतों को फाइनेंशियली एज वेल एज सोशली एम्पावर किया जाए। तो हर एक सेक्टर को जो है हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले सेक्टरल एलोकेशन और एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 80,162 करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 38,566 करोड़ है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में कितना एलोकेशन है, सोशल सेक्टर में जहां पे आपकी हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर की हम बात करते हैं वहां पर कितना है, इकोनॉमिक सेक्टर में कितना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना है। तो आप ये चीज देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स हम एलोकेट कर रहे हैं सोशल सेक्टर में सबसे ज्यादा है, राइट, और सबसे कम हम दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में। अदर देन दैट रेवेन्यू आप एक्सपेंडिचर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की बात करें, एग्रीकल्चर एंड एलाइड में क्या आता है? हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, आपका आपका बी कीपिंग आ जाएगा, आपका फ्लावर वाला फ्लोरिकल्चर जो है सारा आ जाएगा। तो एम क्या है कि फार्मर्स की इनकम को इन्हांस किया जाए, जो वेस्टेज हो रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की उसको मिनिमाइज किया जाए, एंड फार्मर्स को हर तरह की असिस्टेंस जो है 24/7 जो है दी जाए, क्योंकि इकोनॉमी में एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। एंड एग्रीकल्चर जो है जेएंडके की इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट और हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो क्या कहते हैं कि भाई फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट हम 2000 किसान खिदमत घर बनाएंगे। साथ ही साथ आईएफएडी से जो है $100 मिलियन का लोन लिया जाएगा एग्रीकल्चरल इन्हांसमेंट के लिए, और इसको नाम दिया जाएगा जेकेसीआईपी, जम्मू एंड कश्मीर कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर को ग्लोबली सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक ग्लोबल प्लेयर बनाने के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ इरिगेशन इंप्रूव करने के लिए जो है बोरवेल्स 283 डिक किए जाएंगे, और साथ ही साथ 520 इरिगेशन पंप सेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।
डेयरी की अगर बात की जाए और आपकी शीप इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4500 डेयरी यूनिट्स और 3000 शीप यूनिट्स को जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 12000 जॉब्स की आएगी। मिल्क प्रोडक्शन पे फोकस किया गया कि कैसे उसको इंक्रीज करना है 25 से 45 लाख मीट्रिक टन में। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड प्लांटेशंस करनी है, वहां के लिए हम एक डिजाइनर प्लांट्स बनाएंगे। 50 फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे सो दैट जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं फ्रूट्स, स्पेशली आपके जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसको रिड्यूस किया जाए। चाहे जैम्स बनाए, जेलीज बनाए, जूसेस बनाए, आम पापड़ बनाए, कैंडीज बनाए, कुछ ना कुछ बनाकर उस चीज को, लॉस को मिनिमाइज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए और कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक टर्नओवर जो है वो इंक्रीज किया जाए। एंड एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको एक्सपैंड किया जाएगा सो दैट इट कैन होल्ड 83,000 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड। तो इरिगेशन में, डेयरी में, स्टोरेज फैसिलिटीज में बेसिकली हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनहांस करने की बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली हेल्थ एंड वेलनेस की अगर बात की जाए तो हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है कि डिजीज होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट करने की बात करते हैं। हो गया उसके बाद दवाई खा रहे हैं, वो क्यूरेटिव होता है, हम उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बजट जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करता है, जहां पे हम ऑलमोस्ट जो 30 से ऊपर वाली पॉपुलेशन है उसकी 100% स्क्रीनिंग करेंगे। उनको हम हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है, और डायबिटीज के लिए जो है चेक करेंगे सो दैट लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारे प्रेवलेंट है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज वाले, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो इसको प्रिवेंट किया जा सके। मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जाएगा। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स जो है ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे जम्मू और श्रीनगर में। स्पेशलिस्ट टर्शरी हेल्थ केयर में जो है ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए 400 नई डीएनबी सीट्स बनाई गई हैं। 1.35 करोड़ सिटीजन्स को जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स दिए जाएंगे, जिसको आभा आईडीज का नाम दिया जाता है। 26 लोकेशंस में जो है डायलिसिस सेंटर्स को जो है एक्सपैंड किया जाएगा। सो ये सारा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, आप जो है राजी खुशी रहेंगे। राजी खुशी रहेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं, एंड इकोनॉमी में आप वैसे ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बेटर हेल्थ केयर इज अ बेटर ह्यूमन रिसोर्स विच कैन कंट्रीब्यूट वेरी वेल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो पब्लिक हेल्थ केयर एक मेजर फोकस है, राइट। और हमने सिर्फ जो है प्राइमरी पे फोकस नहीं करा, टर्शरी पर भी करा है। कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, डायलिसिस सेंटर्स हैं, आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो ये सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की बात की जाए तो हम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। जेएंडके की 80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, और इसीलिए जरूरत है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स दी जाएंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएंगे सो दैट उनको एम्पावर किया जा सके और वो उन रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अपनी पंचायत में एक बेटर जो है डेवलपमेंट ला सकें। 600 नए पंचायत घर जो है बनाए जाएंगे जिनमें 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, राइट। आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पंचेस और सरपंचेस, इन सबको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोकल लेवल पे बेटर गवर्नेंस इनिशिएटिव्स और डिसीजंस ले सकें। साथ ही साथ 400 लाख मंडीज को जो है, मंडीज जो है उनको मनरेगा के अंडर डेवलप किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। हिमायत स्कीम में 7,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर जो है नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, उसके तहत 80,000 नए घर बनाए जाएंगे लोगों को जो आपके हाउसलेस पुअर हैं उनको घर देने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन पर ध्यान दिया जाएगा। विलेजेस को जो है उनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जो है फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ उनको साफ रखने में और लिटर फ्री रखने में जो है ध्यान दिया जाएगा। एंड ऑलमोस्ट 26,000 हेक्टेयर जो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंडर जो है आपका सॉलिड वेस्ट ट्रीट किया जाएगा, राइट।
तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, जब ज्यादा पावर दे रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से जो है अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से उस पैसे को यूज करें, तो लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट भी होगी, उनको सशक्त भी किया जाएगा एंड डेवलपमेंट वर्क्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी किए जाएंगे। पावर सेक्टर की बात करें तो 24/7 अनइंटरप्टेड पावर की बात हो रही है रिमोट एंड हिली एरियाज में भी, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके वहां पर और कनेक्टिविटी दी जा सके। पावर अच्छी होगी, आपकी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आपका वेलबींग, आपका सब कुछ अच्छा होगा। बिजली है तो बिजली से सब कुछ चल रहा है आज की डेट में, चाहे वो आपके एयर कंडीशंस हो, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हो, चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो आपकी हॉस्पिटल में रखी मशीन हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर हो। ठीक है, तो बिजली से ही सब कुछ है आज की डेट में, तो बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलेल वैली जो है गुरेज में, जहाँ पर जो एक रिमोट एरिया है जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, तो उस ग्रिड वहां तक एक्सटेंड की जाएगी। 2 नए ग्रिड सबस्टेशन बनाए जाएंगे, एक राधमपोरा में, एक रातसुन बीरवा में। 132 किलो वोल्ट्स की ट्रांसमिशन लाइंस पामपुर में, बांदीपुरा गुरेज में और रफियाबाद में ले की जाएंगी। एंड साथ ही साथ जो ओवरलोडेड फीडर्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि उनका लोड जो है वो कम किया जा सके और उनकी लोड मैनेजमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, ऑल दिस सो दैट ऑल रिमोट एरियाज एंड हिली एरियाज जो है वहां पर पावर सप्लाई हो एंड डेवलपमेंट वहां तक भी पहुंचे। टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करें तो आइडेंटिफाई करना और नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स। टूरिस्ट प्लेसेस में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खाने पीने की जगह हो, चाहे वो वॉशरूम्स हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, मोबाइल सिग्नल हो, ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखना, डस्टबिन प्रोवाइड करना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में आता है। नए टूरिस्ट सर्किट्स की डेवलपमेंट करना, बॉर्डर एरियाज में आपका इको टूरिज्म को प्रमोट करना, हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करना, तो ये सब फोकस है। जो एग्जिस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स जो हैं आपके, उसको प्रमोट करना जीआई टैगिंग के, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग के थ्रू। राइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इस लोकेशन का, ये फेमस है, जब उसको जीआई टैग मिल गया तो वो ऑथेंटिसिटी जो है और एक्यूरेटली जो है आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब बहुत से लोग हैं जो पश्मीना बेचते हैं, तो अगर आप देखें तो पश्मीना की अलग अलग क्वालिटी आती है। एक बसोली पश्मीना है, एक कश्मीर वाला पश्मीना है, अलग अलग तरह के पश्मीना है। तो जब जीआई टैग मिल जाता है तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि बसोली पश्मीना है, कश्मीर का पश्मीना है, या ये रफल का शॉल है, या ये आपका शातूश का शॉल है, और किस बेसिस पर जो है वो बेच रहे हैं। पता लगे ऊन का, नॉर्मल ऊन का शॉल जो है वो पश्मीना कह के किसी ने बेच दिया, तो वो जो आपका कंज्यूमर की जो रिलायबिलिटी है, कंज्यूमर को जो आपने, रिलायबिलिटी नहीं कहेंगे, कंज्यूमर को जो आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं, वो ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने का एक तरीका है। टूरिज्म मैंने आपको बताया 67% हमारी जो जीडीपी है स्टेट की, वो टूरिज्म से आ रही है, तो की रेवेन्यू जनरेटर है और एक्सपैंड करना इसको कैन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। पहलगाम के बाद और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, सो दैट हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और सर्किट्स को जो है एक्सप्लोर करें, जितना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके उतना ज़्यादा करें। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, और जो आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसकी डेवलपमेंट की बात करता है। साथ ही साथ जो आपके यूथ हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। फोकस क्या है? आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, entrepreneurship and skill enhancement and training, so that unemployment, which is one of the highest, almost 9% है, and this is one of the highest across India, इसको reduce करना। एजुकेशन सेक्टर, आपने एजुकेशन को में टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी है और टेक्नोलॉजी इंक्लूड करके आपने जो है स्किल्स जो है उसको एनहांस करना है, सो दैट अगेन एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके। तो 150 मॉडल स्मार्ट स्कूल्स की बात की गई है जहाँ पे डिजिटल लर्निंग का एक्सेस होगा हर बच्चे के पास। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, कोडिंग में, ये सारी आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं
कमिंग एज की जो है इम्पोर्टेंट एंड बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी करने के लिए ज़रूरी है। जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें आईटी लैब्स बनाई जाएंगी ताकि टेक savvy हो सके। एंड अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो उसी को जो है ऑपरेशनलाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि पैसे की वजह से कोई भी बच्चा एजुकेशन सेक्टर से बाहर ना रहे, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, अब अर्बन सेंटर्स की बात करें, स्मार्ट सिटीज की बात करें, तो जेएनके के सिटीज को अगेन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके मॉडर्नाइज करने की बात की जाती है। जम्मू एंड श्रीनगर एंड बाकी छोटे मोटे शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे। जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो है, जो अभी प्रपोज्ड है, उसे एक्सपैंड किया जाए सो दैट फास्टर और पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट हो सके। बहुत सारे शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाने की बात करते हैं, जहाँ पे कूड़ा जलाकर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको जला के उससे एनर्जी डिराइव की जाए और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी या अपनी इंडस्ट्रीज को पावर करें। किस तरह से हम उसको जो है, जो हमारा कूड़ा है उसको धन में बदल सकते हैं। गोवर्धन स्कीम है सरकार की, इसमें गोबर को इस्तेमाल करके, विच इज अ रिफ्यूज प्रोडक्ट, हम बायोगैस बनाते हैं और उस बायोगैस से चूल्हे, अपना पंप सेट्स और ये सब चीजें चलाते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स की ब्यूटिफिकेशन करना सो दैट ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आ सके और इकोनॉमी बूस्ट हो सके। ठीक है, क्लीनर, स्मार्टर एंड बेटर कनेक्टेड सिटीज, यानी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको दो बार सोचना नहीं पड़ेगा, यार यहाँ से वहां नौकरी करने जाऊंगा तो इतना टाइम तो ट्रैवल करने में ही लग जाएगा। साफ शहर है, हवा साफ है, शहर में टेक्नोलॉजी के इनेबलमेंट के बाद जो है आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज आ जाएंगे। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस बजट। गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम इमेजिन करो कि भाई कुछ काम फाइल पर नहीं हो रहा, कागज पर नहीं हो रहा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। आपको फेस टू फेस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना आपकी फाइल गुम होगी, ना आपको अंडर द टेबल पैसा देना पड़ेगा। और क्योंकि हर चीज का एक टाइमलाइन सेट है कि भाई 10 दिन के अंदर आपको पोर्टल पे, क्योंकि ऑनलाइन है, वहां पे टाइमलाइन, आपकी टाइमर चल रहा है, 10 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, उसको रिजॉल्व करिए, नहीं तो आपको पीनलाइज किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। सो दैट इज द फ्यूचर। तो बजट कहता है कि हम 100% ई गवर्नेंस की बात करेंगे, जहां पे डिजिटल सर्विसेज की अडॉप्शन होगी अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड्स हो। एआई बेस्ड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सर्विस डिलीवरी में इस्तेमाल किया जाएगा। वो डिसीजन मेकिंग भी करेगा और वो मॉनिटर भी करेगा कि किस तरह की सर्विस डिलीवरी दी जा रही है। फिर एक ऑटो अपील सिस्टम रहेगा, जहां पर कभी कभार होता है कि ऑफिशियल्स जानबूझ के जो है आपकी जो एप्लीकेशन डिले करते हैं, लेकिन जब सब कुछ ऑनलाइन है और वहां पे एक टाइमलाइन चल रही है कि आपको इतने दिनों में करना है, तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उसको एस्केलेट करेगा कि भाई 10 दिन से पेंडिंग है, देखो इस ऑफिसर ने काम नहीं किया है, तो देखिए इसका क्या करना है। पेपरलेस ऑफिस रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ई ऑफिस हो गया है। और जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है वो 100% जो है आधार बेस्ड हो जाएगा, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए हो, चाहे वो सब्सिडीज के लिए हो। तो कोई डायरेक्ट मनी जो है लोगों तक नहीं जाएगी, कोई मिडिल मैन नहीं होंगे, कोई करप्शन नहीं होगा, सीधा अकाउंट में। आधार आपका सीडेड है, आधार आपका लिंक्ड है, आपको वेलफेयर स्कीम या कोई सब्सिडी आनी है या कोई स्कॉलरशिप आनी है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। क्या होगा इससे? एआई ड्रिवन गवर्नेंस से बेसिकली ट्रांसपेरेंट और फास्ट गवर्नेंस होगी, एक मॉडल स्टेट बन सकती है बाकी स्टेट्स के लिए, एंड ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव होगी और करप्शन भी रिड्यूस होगा। राइट? इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स की बात करें तो अगेन यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो है एम्पावर करना और एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देना। तो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स को जो है ल्योर इन करने के लिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, सो दैट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो होते हैं, फाइल पास होने में जो डिलेज हो रहे हैं, कि भाई आपने मल्टीपल ऑफिस से मल्टीपल क्लियरेंसेज ले, तो सिंगल विंडो सिस्टम बना दें कि सारी क्लियरेंसेज यहीं से मिलेंगी। तो उसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आइडियाज को जो है प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेसेस में कन्वर्ट किया जा सके।
तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी। यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात करें तो गोल्ड चाहिए हमें नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, जेएनके के एथलीट्स को वैसे ही तैयार किया जाएगा। तो नए स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाएंगी सो दैट जेएनके को एक स्पोर्ट्स हब बनाया जा सके। एथलीट्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सो दैट वो किसी भी तरह से किसी भी पहलू में ग्लोबल स्टेज में पीछे ना रहे कि भाई अच्छा खाना नहीं था, अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, अच्छे कोच नहीं थे, अच्छे जूते नहीं थे, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से स्पोर्ट्स से हेल्थ, करियर और स्टेट की प्राइड तीनों को जो है बूस्ट मिलेगा। और स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं जो आपका यंग ब्लड है उनकी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करता है। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म के हो, चाहे वो टेररिज्म के हो, चाहे वो नशे के हो, चाहे वो गलत कामों में घुसने के हो कि भाई नौकरी नहीं मिली चलो चोरी चकारी का काम स्टार्ट करते हैं, गुंडई का काम स्टार्ट करते, गुंडागर्दी स्टार्ट करते हैं, मारपीट करेंगे, ड्रग्स करना स्टार्ट कर दिया, नशे कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, तो इन सब चीजों से जो है उनको हटाएगा और प्रोडक्टिवली उनकी एनर्जी को एक अच्छी डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा, लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा। तो करियर भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी और स्टेट का नाम भी रोशन होगा। इन्वायरमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। आपको पता है जे एंड के ऑलमोस्ट जम्मू रीजन जो डिवीजन है आपका वो कंडी इलाके में पड़ता है, वाटर डेफिशिट रीजन है आपका। एंड कब हमें जो है फ्लड देखने को मिलता है झेलम और तवी रिवर्स में, तो फ्लड मैनेजमेंट की बात की गई है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में हम 26,000 हेक्टर लैंड को जो है कंजर्व करेंगे सो दैट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके और वाटर कंजर्वेशन को जो है इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही साथ लैंड डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। लैंड आपका डिजर्टिफाई हो रहा है, बैरन पड़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए। उससे क्लाइमेट चेंज को भी आप फाइट करेंगे, उससे आप सॉइल इरोजन भी फाइट कर सकते हैं, वाटर टेबल भी इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रीन कवर, आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, आपके एयर पोल्यूटेंट्स, आपका टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें इससे कम होती हैं। तो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए, ज्यादा पेड़ होंगे, पोल्यूशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें एक एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिले, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो ड्राउट्स हो, इन सब चीजों से बैटल करने में, इन सब चीजों को टैकल करने में एक बहुत आसानी हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, 1 लाख औरतों को हम जो है स्किल ट्रेनिंग देंगे, उनको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएंगे, चाहे वो सिलाई हो, बुनाई हो, एग्रीकल्चरली बीज रखना हो, या फल उगाना हो, या टोकरी बनाना हो, कोई ज्वेलरी बनाना हो। तो स्किल करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर बनेंगी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। इनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे सो दैट अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और औरतों की सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विमेन पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। तो औरतों को एम्पावर करना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेफ्टी मेजर्स से। क्यों? क्योंकि अगर जब औरतें एम्पावर होंगी तभी हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और तभी हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी। सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो औरतें हैं उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। सो कंक्लूजन, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है। यस, अगर सरकार डिलीवर कर पाती है जो जो उसने कहा है अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ग्रोथ फोकस्ड है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, एम्प्लॉयमेंट पे है, एग्रीकल्चर पे, टूरिज्म पे और गवर्नेंस पर है। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है सोशल सेक्टर्स में, आपके एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और पावर सेक्टर्स में, ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ड्राइव किया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, स्किल ट्रेनिंग देनी है और स्टार्टअप इंसेंटिव्स जो यूथ को बेनिफिट करेंगे। यूथ इज अ मेजर टारगेट ऑफ दिस बजट। और ग्रीन इनिशिएटिव्स को भी प्रमोट करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट की जा सके और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उनको टैकल किया जा सके। तो ये बजट जो है ये ब्लूप्रिंट है आत्मनिर्भर, मॉडर्न और प्रगतिशील जीएंडके के लिए, प्रॉस्परस जीएंडके के लिए।
एंड हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करें, हमसे जो एक्सपेक्टेड है हम वो करें। एंड जहाँ पे सरकार फेल हो रही है वहाँ पे हम सरकार को रिप्रिमांड भी करें, और जहाँ पे सरकार को हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हम सरकार को भी सपोर्ट करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट करने की मैंने कोशिश करी थी, आई डोंट नो कितना डिफरेंट हो पाया नहीं हो पाया, बट फ्री इनिशिएटिव है। सो कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 पूछिए, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है इस फ्री इनिशिएटिव का जो है फायदा उठा सकें, सबकी तैयारी में हेल्प हो। अदर देन दैट बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट जब नोटिफिकेशन आता है कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। हर हफ्ते हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। एंड अभी आपको जैसे पता होगा एसएससी की 13th नोटिफिकेशन आई है, जिसमें बहुत सारे 10th लेवल 10+2 लेवल ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आई हैं, तो हमारे बैचेस जो है उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। सो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, और यू कैन विजिट द ऑफिस। हम वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, अम्ब वाली गली है जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल है। स्प्रिंगडेल स्कूल के बिल्कुल बगल में जो बिल्डिंग है वो ज्ञान गुरुकुल की है। ऑलवेज देयर टू हेल्प, डू विजिट अस। फ्री डेमो लेक्चर्स तो ले ही सकते हैं, बाकी 24/7 सपोर्ट रहता है, और हर बच्चे पे हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। हर हफ्ते हम वीकली टेस्ट देते हैं और डेली की वीएसटी शीट्स भी देते हैं। जो वीकली टेस्ट होता है वो ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है। सो आपकी तैयारी हम कहीं से जो है अधूरी नहीं छोड़ते हैं। डू गिव अस अ चांस, डू विजिट अस, एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल सी you all tomorrow. Have a good evening and happy learning. Please do share the video as much as you can. Thank you.